नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। देश के प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री के साथ साथ उनकी सरकार निशाने पर है विपक्ष के। कांग्रेस पार्टी ने जयराम रमेश ने आरोप लगाया है कि हमेशा नरेंद्र मोदी जातीय जनगणना का विरोध करते थे, लेकिन अब वो क्रेडिट लेने के लिए इस मुद्दे पर सब कुछ अपने नाम करना चाहते हैं। दरअसल कल यानी कि रविवार को बीजेपी गठित जो सरकारें हैं, एनडीए की जो सरकारें हैं, उनके मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों की दिल्ली में बैठक हुई थी। इस बैठक में देश के प्रधानमंत्री और साथ ही देश के बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं, जो स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, उन्होंने इस बैठक में हिस्सा लिया। जेपी नड्डा ने इस बैठक में भाग लेने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि बीजेपी जातिगत जनगणना नहीं करती, हमारी सरकार भी जातिगत जनगणना में जातियों में विश्वास नहीं करती है, जातिगत राजनीति में विश्वास नहीं करती है, लेकिन जातिगत जनगणना जरूरी है। जातिगत राजनीति से हम दूर रहते हैं, लेकिन जातिगत जनगणना करना हम जरूरी समझते हैं। ये बात बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं। इन दोनों बातों में कितना फर्क है, ये इस देश की जनता को समझना है। आम आदमी जो जातिगत राजनीति के भंवर में बुरी तरह फंसा हुआ है, वो किस तरह से देखता है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बीजेपी के इस स्टेटमेंट को, जिसमें वो कहते हैं कि हम जातिगत राजनीति नहीं करते, लेकिन जातिगत जनगणना समाज के निचले तबके के वंचितों को लाभ देने के लिए देश में होनी बहुत जरूरी है। और इसलिए देश के तमाम मुख्यमंत्री जो बीजेपी और एनडीए के हैं और उप मुख्यमंत्री, उनके साथ बैठकर केंद्र सरकार ने इस मुद्दे पर अपनी रुख, अपना तस्वीर आगे बढ़ाया है। क्या कुछ निकलकर इस बैठक में सामने आया और इसके बाद जातिगत जनगणना को लेकर केंद्र और राज्यों की सरकारें कितना रफ्तार से काम करेगी? क्या बिहार चुनाव से पहले इसे देखना चाहिए कि जातिगत जनगणना का काम शुरू हो जाएगा? हमारे खास मेहमानों के साथ इसी पर विस्तार से चर्चा करते हैं। हमारे साथ प्रशांत देव, एसोसिएट एडिटर न्यूज 24, हमारे वरिष्ठ साथी जुड़ रहे हैं। मानस श्रीवास्तव, ब्यूरो चीफ उत्तर प्रदेश, सुरेंद्र दुबे जी वरिष्ठ पत्रकार हैं और अजीत नाहर जी राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और इस चर्चा को हम शुरू करें उससे पहले हम आपको सुनाते हैं कि दरअसल ये जातिगत जनगणना और जातिगत राजनीति के मुद्दे पर किस तरह से ये खूबसूरत बयान सामने आया है। विषय पर जिसको भारत की कैबिनेट ने मोदी जी के नेतृत्व में स्वीकृति दी है, और ये हमारी कल्पना शुरू से थी। और हमारे बिहार की सरकार, नीतीश कुमार जी की सरकार, जिसने सबसे पहले इसका प्रस्ताव लाया था, उसको भी ध्यान में रखते हुए और यह जातिगत जनगणना पर भी प्रस्ताव पारित हुआ। और सभी लोगों ने इसको, जहां इसकी सहमति के साथ साथ जो मोदी जी का निर्णय हुआ है, उसकी प्रशंसा के साथ साथ साधुवाद देने का काम इस प्रस्ताव में हुआ है। यहाँ मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि इस प्रस्ताव के माध्यम से हमने स्पष्ट किया है कि हम जातिगत राजनीति नहीं करते हैं, लेकिन वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित जो छूट गए हैं उनको मुख्य धारा में समावेश करना। जो भी जिस तरीके से छूटा हुआ व्यक्ति है उसको मुख्य धारा में समावेश करना, यह समाज की आवश्यकता है। और जातिगत जनगणना के माध्यम से हम इसको देखते हैं और इसको हम आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। समाज की आवश्यकता है, इसलिए जातिगत जनगणना के काम को हम देखते हैं। उत्तरकाल में हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जातिगत जनगणना पर प्रस्ताव पारित होने के बाद मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों की बैठक में, जो कि बीजेपी और एनडीए के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों की जो बैठक हुई, उसमें पारित होने के बाद, जेपी नड्डा के स्टेटमेंट के बाद, क्या कुछ तस्वीर समझ में आती दिख रही है? क्यों ये समाज में संतुलित प्रयास बताया जा रहा है? प्रशांत देव जी, क्या मतलब बिहार चुनाव से पहले इसे एक ग्रीन सिग्नल के रूप में देखा जाना चाहिए? जेपी नड्डा के इस बयान को साफ है तस्वीर कि अब इस मुद्दे पर सरकार
थोड़ा तेजी से आगे बढ़ने जा रही है? जी मीना जी, देखिए बिल्कुल ठीक बात है कि जिस तरीके से दो महत्वपूर्ण बैठक हुई है, एक तो नीति आयोग की, उसके बाद भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उसके बाद एनडीए की बैठक के बाद भी एक प्रेस को संबोधित किया गया। आमतौर पर ऐसी बैठकों में मीडिया ब्रीफिंग वगैरह होती नहीं है, लेकिन मीडिया ब्रीफिंग होने का मतलब है और इस बात को जेपी नड्डा जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं उनके द्वारा बताए जाने का मतलब है कि बीजेपी इसमें आगे बढ़ना चाहती है या फिर उस नैरेटिव को आगे लेकर जाना चाहती है। हालांकि अभी तक तारीख का ऐलान नहीं है। इसको गृह मंत्रालय एक्सरसाइज करता है इस एक्सरसाइज को। तो लेकिन एक जानकारी ये भी है कि रुका भी इसीलिए था, 21 में होना था, रुका भी इसीलिए था कि इसमें इस चीज को ऐड करना था। तो उस पर विचार विमर्श गहन चर्चा चल रही थी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में कोई चीज अचानक से नहीं होता, अचानक से लगता है। तो अचानक से होने के पीछे बहुत रिसर्च होती है। तो जो एक तस्वीर निकल के आने वाली है इस जनगणना के बाद, खासकर ओबीसी की जनगणना जो कभी इसमें शामिल नहीं होते थे, तो वो ओबीसी का जो एक वॉल्यूम निकल के आएगा, जो संख्या निकल के आएगी, किसको इसका राजनीतिक फायदा मिलेगा, इस पर बहुत गंभीरता से चिंता हुई है। और जिस तरीके की बात लोग कहते हैं, इसमें कुछ अंशतः सच्चाई भी है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद और बिहार में जब जाति सर्वेक्षण हुआ, तो उससे जो एक मोमेंटम बना था इसको लेकर के, तमाम अपोजिशन पार्टियों ने इसको कैश किया और इससे बीजेपी को डेंट लगा। तो बीजेपी को शायद ये लगा होगा कि इसको ओन करने में ही ज्यादा समझदारी है। बीजेपी की रणनीति ने यही सोचा कि इसको ओन कर लिया जाए और आनंद फानंद में, मतलब एक तरफ पहलगाम का घटना हुआ और उसके बीच में ऑपरेशन पहलगाम की घटना और ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च होने के बीच में इसको लॉन्च कर दिया गया कि हम जाति जनगणना कराएंगे कैबिनेट के फैसले को। तो ये ये दिखाता है कि बीजेपी अब इस नैरेटिव को लेकर के आगे चलेगी और बिहार चुनाव के पहले कुछ हो न हो, ये संदेश देने की कोशिश है पूरे हिंदुस्तान में कि जो एक नया वर्ग की संख्या जो निकल के आएगी, इस पर एक चर्चा बिल्कुल होगी और इससे जरूर फायदा मिलेगा। तो क्यों नहीं ये फायदा भारतीय जनता पार्टी जब सरकार में, तो उसको उठाया जाए और इसको उठाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन जिस तरीके से जेपी नड्डा का बयान आया है कि हम इस पर राजनीति नहीं करते, वो राजनीति की जगह इसको सामाजिक ताने बाने के तहत देख रहे हैं, सामाजिक समीकरण के तरह देख रहे हैं, सामाजिक विकास के तहत उसको दे रहे हैं। कहने की बात यह है, लेकिन सबको पता है कि इस पर राजनीति होती रही है। राजनीति की एक जाति एक बहुत बड़ी सच्चाई है और इसको बीजेपी ने शायद इसीलिए ओन कर लिया है कि हम हैं वो जो जाति जनगणना कराएंगे। आपको याद होगा जब अश्विनी वैष्णव ने ये बात जब अनाउंस किया तो उन्होंने कहा कि देश में पहली बार जातीय जनगणना होगी आजाद भारत में, जो हमारी सरकार कराने जा रही है। इसके पहले सर्वेक्षण हुए थे, इसके पहले जातीय जनगणना कभी हुआ नहीं और पहला आजाद भारत का ये होगा जिसको कि उसकी भी क्रेडिट लेने की सरकार ने कोशिश की है। तो बहुत सोच समझ करके सरकार ने, मुझे लगता है, ये फैसला लिया है। और एक बात ये भी जो जानकारी मिल के आ रही सूत्रों से कि बहुत जल्द इसका एक ड्राफ्ट सामने आ सकता है, क्योंकि जाति जनगणना कैसे होगी ये एक सबके मन में सवाल है कि क्या क्या पूछा जाएगा, क्या क्या सवाल होंगे। तो अभी तारीख मुकर्रर होने के पहले, तारीख की घोषणा होने पहले कि गृह मंत्रालय कब इसको शुरू करेगा, उसके पहले एक ड्राफ्ट आएगा। वो ड्राफ्ट फिर उस पे चर्चा होगी। उस ड्राफ्ट में ये पूरा वो ड्राफ्ट होगा कि क्या सवाल पूछे जाएंगे, कौन सी जातियां पूछी जाएंगी, क्या उप जातियां भी पूछी जाएंगी, और छोटी छोटी जातियां क्या वो भी लिखना होगा, या जैसे एग्जाम्पल मान लीजिए कि कुर्मी जाति है और पटेल जाति है, ये दोनों अलग अलग लिखेंगे या एक ही लिखेंगे। तो ये एक ड्राफ्ट पहले आएगा और उसके बाद उस पर आगे अगर वो सहमति बन जाती है तो फिर मेरे ख्याल से इसकी तारीखों की भी घोषणा हो सकती है। लेकिन जो सूत्र बताते हैं कि मंत्रालय में इस एक्सरसाइज को करने की तैयारी पूरी है। अब इंतजार इसी बात का है कि ये मतलब तारीख की घोषणा कब होती है, ये एक्सरसाइज कब शुरू होगी और ये डिजिटल होगा, पूरी तरीके से डिजिटल एक्सरसाइज होगी। और इसको बहुत वैसे मतलब जिस तरीके से मैनुअल करने में समय लगता है, डिजिटल होगा, यानी कि आप जिस वक्त फील्ड का अफसर डेटा भरेगा वो सेंट्रल कमांड में साफ साफ दिखाई आपको देता रहेगा, अपडेट होता रहेगा। तो शायद इस पे बहुत ज्यादा वक्त भी न लगे, लेकिन उसके पहले आपको ड्राफ्ट का इंतजार करना पड़ेगा। और रहा सवाल इसके नफे नुकसान की, तो हर हर राजनीतिक पार्टी चाहती है
देश में ये सच्चाई है कि चुनाव बिना जाति समीकरण के हो नहीं सकता है, तो इसका विरोध कौन कर रहा है समझ में नहीं आता। तो इसको ऑन करना ही बीजेपी के लिए फायदेमंद लगा, बीजेपी ने इसको ऑन कर लिया। जी, पूरा विपक्ष तो मांग कर रहा था और बीजेपी ने इस मांग को पूरा कर दिया। एक तरह से इस रूप में पेश किया जाएगा, इस रूप में प्रस्तुत किया जाएगा। प्रशांत देव जी, मैं आपके पास वापस आऊंगी। मानस श्रीवास्तव जी, पूरी तस्वीर देखिए आप। जो प्रशांत जी ने कहा कि अब बस ये देखना है कि कब इसको लेकर गृह मंत्रालय की तरफ से जो ड्राफ्ट है या इसको लेकर और एक दो कदम आगे बढ़ते हैं, लेकिन इस फैसले का आने का जो टाइमिंग है, ऑपरेशन सिंदूर से पहले इस बात का मतलब बैठक हुई देश में, ये इंतजार था कि भाई पाकिस्तान को लेकर भारत की सरकार क्या कुछ करने जा रही है। और उस बैठक के बाद उस दिन तमाम जो अहम बैठकें हो रही थी एक के बाद एक, और उन बैठकों के बाद पहला स्टेटमेंट पाकिस्तान की बजाय जातिगत जनगणना को लेकर सरकार की तरफ से आया। उसी समय समझा जा सकता है कि इसकी टाइमिंग जो चुनी है भारत की सरकार ने और बीजेपी ने, उससे इसकी अहमियत समझी जा सकती है। अब इसे सामाजिक ताने बाने की जरूरत बताना जेपी नड्डा के द्वारा, राजनीति नहीं बताना जेपी नड्डा के द्वारा या बीजेपी के द्वारा, और विपक्ष के हमले वीडियो जारी किए जा रहे हैं पूर्व जो प्रधानमंत्री के पहले में दिए गए स्टेटमेंट्स के कि उन्होंने कब कुछ जातिगत जनगणना को लेकर क्या कहा। तो विपक्ष इस समय अगर ये उलाहना या ये अपनी मांग पूरी करने की बात को इस रूप में पेश करेगा कि देखिए पीएम की क्या सोच पहले थी, देखिए वो बीजेपी पहले क्या बोला करती थी, अब क्या बोल रही है, उससे कुछ हासिल विपक्ष को होगा। क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि लंबे समय तक विपक्ष ने जिस मुद्दे को उठाया, आज मानस जी को पूरी तरह बीजेपी ने नैरेटिव सेट कर दिया है कि चर्चाएं क्या होनी है देश में, लोग किस मुद्दे पर बात करें और जातिगत जनगणना का क्रेडिट कैसे लिया जाए। जी देखिए, इसके लिए सिलसिलेवार तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में तैयारियां शुरू की हैं। ये अलग बात है कि इस समय क्योंकि खबरों का जो फोकस है वो थोड़ा सा डाइवर्ट है ऑपरेशन सिंदूर के बाद से, लेकिन ऐसा नहीं कि बीजेपी ने इसको लेकर के अपनी प्लानिंग में कोई कमी छोड़ी है। उत्तर प्रदेश की देखिए जो पूरी राजनीति है, और खास तौर से तब जबकि 2027 के विधानसभा चुनाव में बहुत वक्त नहीं है और तैयारियां लगभग हर सियासी दल की तरफ से शुरू हो चुकी है। अगले वर्ष जब हम लोग इसी समय इसी महीने के आसपास जब हम लोग बात कर रहे होंगे तो आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में बड़े स्तर पर आपको चुनावी जंग छिड़ी हुई नजर आ भी जाएगी। इन सबके बीच ये समझना बहुत जरूरी है कि उत्तर प्रदेश की जो पूरी राजनीति है वो पूरी राजनीति दो हिस्सों में है, एक तरफ मंडल है, एक तरफ कमंडल है, यानी मंडल और कमंडल के बीच की पूरी राजनीति है ये, और जिसमें भारतीय जनता पार्टी लगातार ये कोशिश करती है कि वो हिंदुत्व के नाम पर सभी जातियों को एकजुट रखे, और ये उसका प्रयास हमेशा से रहा है, ये अभी से नहीं हमेशा से रहा है। लेकिन जातिगत जनगणना एक ऐसा मुद्दा था कि जिसको लेकर के विपक्ष लगातार हमलावर था। अखिलेश यादव तकरीबन अपनी हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में, अपनी हर सभा में इस मुद्दे को उठाते रहे। 2024 का जब लोकसभा चुनाव का जब प्रचार चल रहा था उस वक्त भी आरक्षण का सवाल था, और उस वक्त भी इंडिया गठबंधन के मंच से चाहे वो राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के दूसरे नेता हो, तो वो जातिगत जनगणना के मुद्दे को उठाते रहते थे। बहुजन समाज पार्टी भी इसके हमेशा समर्थन में रही, और सबसे पुराना नारा ही बहुजन समाज पार्टी का ये रहा है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। ये नारा बहुत लंबे समय से बहुजन समाज पार्टी का रहा, और वो उसी लिहाज से ही वो ये नारा देते रहे कि जो बहुजन समाज है उसकी एकमात्र पार्टी है और बहुजन समाज पार्टी, और उनकी कोशिश होती थी ये हमेशा कि वो दलितों को, पिछड़ों को, अति पिछड़ों को अपनी पार्टी के साथ जोड़कर रखें। यहीं से समस्या खड़ी होती है भारतीय जनता पार्टी के लिए जब हिंदू मत जातियों में विभाजित होता है, और इसको लेकर के बहुत बड़ा एक झटका 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को लगा भी, जब दलितों ने और पिछड़ों ने
बीजेपी का उस तरीके से साथ नहीं दिया जैसे 2014 के बाद से देती है। दलित वोट बैंक तो पूरी तरीके से खिसका और उसने एक तरीके से उत्तर प्रदेश में चंद्रशेखर के रूप में एक नया विकल्प चुनने की कोशिश भी की। बाकी तमाम जगहों पर जो इंडिया गठबंधन को जीत हासिल हुई उसके पीछे दलित वोट बैंक का एक बहुत बड़ी उसकी भूमिका थी। अब ऐसे वक्त में जब जातिगत जनगणना की बात की जा रही है और ये बीजेपी की तरफ से, सरकार की तरफ से ये कहा गया कि वो जातिगत जनगणना करवाएगी, तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा आधार भी है। देखिए, जातियों को ही समेट करके 2014 में एक प्रयोग भारतीय जनता पार्टी ने किया। जिन सियासी दलों की बहुत अहमियत नहीं उत्तर प्रदेश में होती थी, जिनको दोयम दर्जे का समझा जाता था, जिनको किसी एक क्षेत्र का, किसी एक जाति का एक छोटा सा दल माना जाता था, चाहे वो निषाद पार्टी हो या ओम प्रकाश राजभर की सुहेल देव पार्टी हो या दो टुकड़ों में विभाजित अपना दल हो जो सिर्फ और सिर्फ कुर्मी वोट बैंक का प्रतिनिधित्व करता है। ऐसे तमाम सियासी दलों को अपने साथ जोड़ने के पीछे मकसद यही था कि उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में इन जातियों के जो छोटे छोटे वोट बैंक है उनको अपने साथ जोड़ा जाए। तो कहा जाए कि जातिगत आधार पर जो माइक्रो लेवल पर जिस तरीके की राजनीति भारतीय जनता पार्टी ने 2014 के दरमियान शुरू की, जो अभी तक लगातार बदस्तूर जारी है, इन सबके बीच में जातिगत जनगणना की बात करना ये निश्चित तौर पर विपक्ष के लिए कह सकते हैं एक बहुत बड़ी मुसीबत, एक बहुत बड़े संकट का सवाल है, क्योंकि अब भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है अपनी तमाम मीटिंगों में, तमाम अपनी सभाओं में या कार्यकर्ताओं के बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ जो संवाद के कार्यक्रम होते हैं, उसमें अगर आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी कहती है कि आजाद हिंदुस्तान में लोगों ने बात तो बहुत की जातिगत जनगणना करवाने की, लेकिन इतने दशकों के बाद अगर कोई करवा रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। यानी तो चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या देश में इतने वर्ष तक कांग्रेस की सरकारें रही, गठबंधन की भी तमाम सरकारें रही, कभी किसी ने जी मानस जी, मैं आपके पास वापस आऊं उससे पहले सुरेंद्र निश्चित दुबे तौर पर सभी जातियों के साथ तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय है जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी खासतौर से उत्तर प्रदेश में बड़ी मजबूत काम करने वाली है। निश्चित रूप से बिहार से पहले उत्तर प्रदेश बाद में है, बिहार पहले है। तो क्या बिहार चुनाव से पहले सुरेंद्र दुबे जी सोची समझी रणनीति के तहत बीजेपी आगे बढ़ रही है और इसमें बीजेपी सामाजिक संतुलन के नाम पर पूरे समाज को, बिहार में तो बहुत बड़ी चुनौती भी है बीजेपी के सामने, जिस तरह का वहां पर जातिगत समीकरण है, जिस जातिगत समीकरण के बूते जो लालू प्रसाद यादव ने पूरी अपनी सत्ता स्थापित की, मुलायम सिंह यादव ने अपनी सत्ता स्थापित की, शासन में आए राजनीतिक दल अपने खड़े किए, मुख्यमंत्री बने। अब बीजेपी उनको उनके ही घर में जाकर बिहार चुनाव से पहले बिहार में एक संदेश साफ साफ सीधा सीधा इसे माना जाना चाहिए सुरेंद्र दुबे जी। जी देखिए, एक बात आप ये समझिए कि बिहार चुनाव से पहले जाहिर है जाति जनगणना शुरू नहीं हो जाएगी, क्योंकि उसके लिए बड़ा भारी इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, उसके लिए कर्मचारी चाहिए, उसके लिए निदेशालय चाहिए, क्योंकि मेरी जानकारी के अनुसार जनगणना निदेशालय वगैरह अब नहीं है, या होंगे तो डिफंक्ट पड़े हुए काम नहीं करते। अब देख रहा है कि भाजपा ने इस मुद्दे को कहा और अभी कल परसों जब एनडीए बैठक हुई उसमें भी कहा कि हम जातिगत जनगणना कराएंगे। अब बिहार से ही जातिगत जनगणना की बात शुरू हुई और ये काम नीतीश कुमार जी की सरकार में किया गया। उन्होंने सर्वे टाइप करा भी लिया। अल्टीमेट बात यह आई कि अगर 50% से ऊपर आरक्षण दिए बगैर विभिन्न जाति के लोगों के साथ न्याय नहीं हो सकता, तो वो अगर वो सीमा तोड़नी है तो केंद्र सरकार करेगी और जातिगत जनगणना के जरिए जो अचीव करना चाहते हैं, चाहे वो राहुल गांधी या बीजेपी, उसमें संविधान संशोधन भी कहीं ना कहीं आएगा। आप ऐसे 50% की सीलिंग नहीं हटा सकते। लेकिन मेरा मानना है कि देखिए, बिहार के पहले तो ये नहीं हो पाएगा, लेकिन इसकी बात जरूर होगी।
लेकिन अब ये ईमानदारी से होगी कि नहीं, अभी आपने एक दिखाया जिसमें अपने जेपी नड्डा जी कह रहे हैं कि जातिगत जनगणना हम कराएंगे लेकिन भाजपा जातीय राजनीति नहीं करती। अब ये जो उनका सेंटेंस है, ये अपने आप में काफी भ्रामक है। इस देश में जो आदमी पैदा होता है जब, उसी समय से उसकी जाति निर्धारित हो जाती है। दुनिया में है और कहीं नहीं, पाकिस्तान में भी हो सकता हो, क्योंकि वो हमारे हिस्सा बांग्लादेश में भी हो सकता हो। तो अब आप जब बात करते हैं जात की, ये ठीक है, जब संविधान में आरक्षण दिया गया तभी जात के आधार पर ही दिया गया, अर्थ के आधार पर नहीं दिया गया। तो हम जातियों की बात स्वीकार करते रहे संविधान निर्माण के समय से, और उनको अलग अलग ढंग से आरक्षण भी देते रहे। और अल्टीमेटली जो एक आयोग बना था, मंडल आयोग, उसकी सिफारिशें जिसकी वीपी सिंह जी ने लागू की थी, और उसमें 27% आरक्षण सारी बात है, ये बात अलग है। मुझे बड़ा दुख होता कि जिन वीपी सिंह ने मंडल आयोग की सिफारिशें लागू की, कोई भी पिछड़ा वर्ग का आदमी वीपी सिंह को याद नहीं करता। ही डजंट इवन मेंशन कि कोई वीपी सिंह थे जिन्होंने हमारे लिए कुछ किया। खैर, उस पर कभी फिर चर्चा करेंगे। तो ये जब बीजेपी वाले कह रहे कि हमें को, लेकिन इसमें एक लड़ाई क्या है, कांग्रेस कहेगी कि हमारे दबाव में सरकार को मानना पड़ा। राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में कहा, इट इज ऑन रिकॉर्ड, कि सरकार को जातीय जनगणना करानी पड़ेगी। इसका वो 2024 में प्रचार करते रहे और इसका उन्हें फायदा भी मिला, और यूपी में तो विशेष फायदा मिला, क्योंकि यहाँ इनके एक साथी अखिलेश यादव थे, उनकी पार्टी जाति पर आधारित है। और सारी पार्टियां इस देश में जब टिकट देती हैं तो जाति देख के देती है, पार्टी के पदाधिकारी बनाती तो टिकट जाति देख कर देती है। वो कहती है कि हम जात पर कोई काम नहीं करते, लेकिन करती सब जात पर ही और क्यों नहीं करेगी भाई। जब हमारे पैदा होते ही हमारी जाति बन गई तो जाहिर है हमारे ऊपर जो भी हम काम करेंगे जात का होगा। कांग्रेस से कहेगी कि हमारी वजह से बीजेपी को जातिगत जनगणना की बात माननी पड़ेगी, और बीजेपी कहेगी नहीं, हम तो सनातन काल से, तो वो एक मिनट लेकिन बीजेपी कहेगी, एक मिनट, लेकिन बीजेपी कहेगी कि हम सनातन काल से जातिगत आरक्षण की बात, क्योंकि वो आजकल जो भी काम करती सब सनातन काल से करती। लेकिन कांग्रेस यहाँ उसको घेरेगी। अब वो घेर पाएगी नहीं घेर पाएगी, ये चुनाव बताएगा। जी, एक तो घेराबंदी कांग्रेस पार्टी को इस वक्त विपक्ष को कितनी आती है, मुद्दों को अपने लिए बनाए रखना कितना, अभी तक जो कांग्रेस पार्टी है देश की सबसे पुरानी पार्टी, सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली पार्टी केंद्र में, लेकिन उसके बाद भी मुद्दे उनके हाथ से फिसलते जाते हैं, और उसमें उनके नेताओं की रणनीति, उनके नेताओं की आपसी तालमेल और तमाम कारण है। अजीत नाहर जी, सवाल ये है कि एक तरफ सरकार है और बीजेपी है जो तय कार्यक्रमों के आधार पर, एडवांस प्लानिंग के आधार पर, इसमें कोई दो राय नहीं है कि विमेन रिजर्वेशन की बात 2023 में हुई और उसका परिणाम, मतलब उसमें उसका जो फायदा है वो 29 तक आते आते कितना, क्योंकि उसके बाद कितने राज्यों के चुनाव हो गए, वहां भी नहीं हुआ, और लोकसभा के चुनाव में भी नहीं हुआ, लेकिन हमने विमेन रिजर्वेशन दिया, ये बीजेपी के पास कहने को है। हम जातिगत जनगणना देश में पहली बार करा रहे हैं, ये बीजेपी ने कहना शुरू कर दिया है। तो अजीत नाहर जी, विपक्ष इसका तोड़ कैसे करेगा? ये वीडियो दिखा के कि देखिए मोदी जी उस समय क्या बोलते थे, अरे समय के मुताबिक सब बदलते हैं, समय की जरूरत को समझते हैं, मोदी जी के पास कहने को है, उस समय मेरी सोच और समझ और जरूरत कुछ और थी, आज देश की जरूरत कुछ और है, इसीलिए तो आज देश की जरूरत के मुताबिक जातिगत जनगणना करा रहे। नहीं, ऐसा सत्ता पक्ष है, मोदी जी की कई सारे वीडियो हैं इसमें जो वक्त बेवक्त बदलते रहे हैं। कई सारे ऐसे वीडियो निकालेंगे पहले के, 2014 के पहले के और अभी के, तो काफ़ी ज़मीन आसमान का फ़र्क है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सारे इसके तमाम फ़ायदे उठाने में सक्षम है, ये बात तो हम सबको माननी होगी। पिछले 10-11 सालों में हमने देखा कि हर प्रकार से सभी प्रकार के राजनीतिक लाभ जो है भारतीय जनता पार्टी उठाते आई है। विपक्ष उनको बुलाने में असफल रहा है, काफ़ी हद तक असफल रहा है। तो ये तो आने वाले समय में भी संभव नजर आता है। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि जो जातिगत जनगणना हो रही है
उससे हमारे देश को क्या फायदा होगा, हमारे देश के नागरिकों को क्या फायदा होगा, इस बारे में कोई भी बात नहीं करता है। आप एक बात बताइए, हम सबके पास आधार कार्ड है, आज की तारीख में बच्चा पैदा होता है तो महीने भर के अंदर उसका आधार कार्ड बन जाता है। तो मुझे बताइए, जाति तो आपको पता है, पूरा डेटा आपके पास में, आपके पास जाति का जनगणना तो ऑलरेडी है, आपको अलग से कौन सी जनगणना की जरूरत है? बहुत हो गया तो 1-2% ऊपर नीचे की त्रुटियां आएगी, लेकिन आपके पास डेटा अवेलेबल है इस वक्त में। आप ये नहीं कह सकते कि आपके पास देश की जनता का डेटा अवेलेबल नहीं है। शायद ही ऐसा कोई शख्स होगा जो हमारे आसपास इसका आधार कार्ड नहीं होगा आज, तो हम ये कैसे कह सकते हैं? और आधार कार्ड के अंदर में जाति इन्होंने फिल करवाई है, मेरी भी जाति डलवाई थी, आपकी भी डलवाई होगी। तो जाति तो डेटा रिकॉर्ड तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में है, उसको सिर्फ रिलीज करने की देर है। थोड़ी बहुत त्रुटियां अगर हो तो उसको ठीक की जा सकती है। मुद्दा ये है कि जातिगत आधार पर जनगणना करने के बाद में इन जातियों का फायदा कैसे होगा? आज तक तो हुआ नहीं है, 80 सालों में ऐसा कोई बदलाव तो देखने में आया नहीं है। और ये जातिगत आधार पर क्या देश डिवाइड होने जा रहा है? जितनी जिसकी संख्या और उसको उतना बेनिफिट्स मिलने की बात हो रही है, सभी दल कमोबेश यही बात कर रहे हैं। तो मुझे बताइए, तो सभी जातिगत आधार पर क्या अपने अपने जमीन, अपनी अपनी संपत्तियां मांगने लगेंगे आने वाले समय में कि मेरा हिस्सा ये रहा, मेरा हिस्सा ये रहा? तो हम एक देश तो कभी बन नहीं पाएंगे। तो मुझको लगता है, मैं व्यक्तिगत रूप से तो ये सबको खारिज करता हूँ कि किसी प्रकार की जातिगत जनगणना ना होते हुए आर्थिक आधार पर जनगणना होनी चाहिए, एजुकेशन के आधार पर जनगणना होनी चाहिए कि किसको कितना फायदा मिला है, किन परिवारों को अभी तक आरक्षण से फायदा मिला है और किन परिवारों को आरक्षण होने के बावजूद भी लाभ नहीं मिला है। तो क्या हम उसी तरीके से आगे बढ़ना चाहेंगे जो अब तक बढ़ते रहे? तो मुझको नहीं लगता कि कोई विशेष परिणाम आएगा। राजनीतिक रूप से तो लाभ ले लिया जाएगा, कभी इस पार्टी द्वारा, कभी इस पार्टी द्वारा, लेकिन देश का लाभ कहाँ है इसमें? हम हर बार चुनावी मुद्दे ही बनाते रहते हैं, 5 साल हमारे देश में चुनाव चलते रहते हैं। मतलब हमको अच्छा भी है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, मगर मुझको नहीं लगता इसका कोई बहुत बड़ा फायदा इस देश को हो रहा है। चाहे हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर ले, चाहे हम एजुकेशन की बात कर ले। देश का फायदा देख कौन रहा है? सवाल तो ये है नावेश चिको जी। हमारी ड्यूटी है, देखिए ड्यूटी हम लोगों की, देश का फायदा हम लोगों राहुल की ड्यूटी गांधी है, जैसे युवा नौजवान भी नहीं उठा पा रहे हैं। बिल्कुल, मैं मतलब मुझे दुख हो रहा है इस बात का कि अच्छे युवा भी इस बात का फायदा नहीं उठा पा रहे। जिस दिन राहुल गांधी ने, नावेद जी, जिस दिन राहुल गांधी ने जातिगत जनगणना की बात की थी, सवाल उठाया था, उसी दिन से ये बात तो समझ में आती है कि राहुल गांधी जैसे युवा नेता को भी, जिनकी पीढ़ियों ने, 3 पीढ़ियों ने इस देश पे राज किया, उनको भी आखिरकार जाकर मुद्दा जातिगत जनगणना का ही मिला। यानी उनको पता है देश में, मतलब समझ में आया, और जो समझ में नहीं आया वो काम भी किया। 24 के चुनाव में वो इतना काम किया कि बीजेपी को डरा दिया, बीजेपी को हिला दिया, और बीजेपी ने उस मुद्दे पर, जिसमें लगातार उन्होंने कहा, बीजेपी से लेकर संघ तक लगातार जिस बात की खिलाफत करता रहा, आखिरकार उस मुद्दे पर आ गया। समय की जरूरत बीजेपी को समझ में आ गई, पार्टी हित में, राजनीतिक हित में, देश हित तो है ही नहीं कहीं। जी बिल्कुल। देखिए, इस बात में कोई शक नहीं है कि जाति जनगणना बड़ा राजनीतिक मुद्दा रहेगा और ये और भी ज्यादा डेवलप होगा। जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बयान आया है और उनका जो बचाव उन्होंने किया है और जो उनका एक अंदर का एक डर है, उस बयान से जाहिर हुआ है कि ये वंचितों के हित में फैसला है, होना जरूरी है, इसलिए हमने फैसला किया है। लेकिन इस पर हम राजनीति नहीं करेंगे, इस पर राजनीति नहीं होना चाहिए। मैं समझता हूं कि ये बहुत ही असुरक्षा वाला एक बयान है, क्योंकि राजनीति तो होना ही चाहिए। राजनीतिक दल राजनीति नहीं करेगा। अगर वंचितों के लिए कोई फैसला सरकार कर रही है तो सरकार का हक भी है अगले चुनाव में वोट मांगने का कि हमने गरीबों के लिए, वंचितों के लिए, पिछड़ों के लिए ये फैसला किया, इसलिए हमें वोट दो। और ये किसी भी राजनीतिक दल का अधिकार है, और किसी भी राजनीतिक दल का अधिकार ये भी है कि वो राजनीति करे। राज करने की नीति यही होती है कि हम जनता के हित के लिए फैसले करें, जनता के हित के फायदे के लिए योजनाएं लाएं, और उन योजनाओं को याद दिलाकर हम फिर से वोट मांगे और हम कहे कि हमें हमारी सत्ता बनवा दो, हम फिर से जनहित में काम करेंगे। इसी को राजनीति कहते हैं। और राजनीतिक दल राजनीति से अलग कैसे हो सकता है? भारतीय जनता पार्टी का ये बयान अपने आप में कुछ कंफ्यूज करने वाला है, खुद को भी वो कंफ्यूज करें। दरअसल मामला क्या है, जो मैं समझ रहा हूं, जाति जनगणना आने वाले समय में एक बड़ा मुद्दा और एक बड़ा असर करने वाला, जनता को प्रभावित करने वाला मुद्दा है। भाजपा ने जिस तरीके से इसको स्वीकार किया, ये फैसला किया कि जाति जनगणना होगी, इससे पहले भाजपा कंफ्यूज थी
और भाजपा को लग रहा था कि जातीय जनगणना अगर होती है तो देश में जो हिंदुत्व का माहौल है, जो राष्ट्रवाद का माहौल है, जिसको वो कहते हैं कि हम विकास के लिए सियासत करते हैं, विकास के लिए सरकार चलाते हैं, तो विकास की, राष्ट्रवाद की और हिंदुत्व की जो आधार था भारतीय जनता पार्टी का, भाजपा को लगा कि अगर जातीय जनगणना की मांग को हम स्वीकार कर लेते हैं तो हिंदुत्व का माहौल थोड़ा सा बिखर जाएगा और जातियों की राजनीति और जातियों का माहौल पैदा होने लगेगा, जो कि हमारे राजनीति के हिसाब से ये ठीक नहीं होगा। लेकिन भाजपा ने एकाएक जो ये फैसला किया, इसके पीछे सब लोग जानते हैं कि भाजपा कोई भी फैसला ऐसे ही नहीं करती है, उसका रिसर्च बहुत सदा हुआ होता है, रिसर्च बेस उसके फैसले होते हैं, बहुत खामोशी से, बहुत प्रोफेशनल और बहुत इंटरनल उनके रिसर्च होते हैं। और भाजपा को यह महसूस होने लगा कि जाति की जनगणना का जो एक मुद्दा विपक्ष उठा रहा है, कहीं आने वाले चुनावों में वो उसका फायदा उठा लेगा और अगर जाति की जनगणना नहीं होती है तो भाजपा को उसका नुकसान होगा। उस रिसर्च के आधार पर यह फैसला किया गया। लेकिन इस फैसले के बाद भी बड़ा कंफ्यूजन है। ये पहली चीज तो ये कि विपक्ष भी इसका कैसे फायदा होगा। सवाल इस बात का है, जो आपने राहुल गांधी की बात की कि ये मांग और इस हक में आगे चलने वाले समाजवादी समूह थे, जिन्होंने कांग्रेस की सरकार में भी पुरजोर कोशिश की थी कि जातीय जनगणना हो और कांग्रेस ने इसे नहीं कराया था। आज भी गठबंधन के साथी हैं, इंडिया गठबंधन के साथी हैं, समाजवादी भी और कांग्रेसी भी, और आपस में इनमें तकरारें भी होती हैं। और वो याद दिलाते हैं समाजवादी कि भाई हमने तो बहुत पहले ये मांग उठाई थी, कांग्रेस ने इसको पूरा नहीं किया। वो एक कला इस बात की भी है कि राहुल गांधी इसको अपना क्रेडिट ले, उनको लगने लगा कि जाति का माहौल अब धीरे धीरे फैल रहा है, जाति जनगणना का क्रेडिट हम लेंगे क्योंकि हमने दबाव बनाया, या हमने मुद्दा उठाया। समाजवादी या लालू कुछ तकनीकी परेशानी से जूझ रहे हैं नावेश शिको जी। सवाल ये मानस श्रीवास्तव जी, इसका मतलब साफ है, हिंदुत्व की जिस राजनीति के दम पर बीजेपी पिछले 11 साल से केंद्र और राज्यों में विस्तार अपना कर रही है, अब उसे और ज्यादा विस्तार देने के लिए जातिगत जनगणना का फॉर्मूला ज्यादा कारगर होगा। ये बीजेपी को समझ में आ गया। दरअसल जातिगत राजनीति का नुकसान ही होगा भारतीय जनता पार्टी को। मुझे कोई बहुत बड़ा फायदा इसमें इसलिए नजर नहीं आता है कि जातियों में विभाजित जब भी हिंदू होगा उस वक्त तब भारतीय जनता पार्टी को उसका नुकसान उठाना पड़ेगा, वरना कोई ऐसी जरूरत नहीं थी कि एक है सेफ है, बटोगे तो कटोगे, इस तरीके के नारे देने की। दरअसल जब जातियों में विभाजित हुआ हिंदू वोट, तो ही 2024 में भारतीय जनता पार्टी को इतना तगड़ा झटका लगा और समाजवादी पार्टी देश में तीसरे नंबर की पार्टी बन गई, जिसके बारे में कहा जा रहा था कि पता नहीं सर्वाइव भी करेंगे या नहीं करेंगे, कांग्रेस का तो कोई अता पता भी नहीं था। तो ऐसे हालात में जातिगत जनगणना एक मुद्दा बनाया है। जातिगत जनगणना कब होगी, उसका क्या स्वरूप होगा, क्या उसके आंकड़े आएंगे, कब उस पर चर्चा होगी, कब योजना बनेगी, ये भविष्य के गर्भ में अभी है, अभी इतनी जल्दी कुछ होने नहीं जाना। लेकिन इतना जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा करके एक तरीके से बिहार चुनाव से लेकर के 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव तक एक माहौल क्रिएट करने की कोशिश की है और उसको लेकर के बड़ी प्लानिंग के साथ वो आम लोगों के बीच में जाने की योजना बना रहे हैं। और वो योजना लगभग तैयार भी हो चुकी थी, लेकिन चूंकि बीच में माहौल थोड़ा सा दूसरा हो गया, इसलिए अभी वो तमाम जो कार्यक्रम होने थे वो अभी स्थगित है। लेकिन बहुत जल्दी आप देखेंगे कि जातिगत जनगणना के सवाल पर आपको भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखाओं में, भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों में आपको नजर आएगा कि जातिगत जनगणना का मुद्दा उठाया जाएगा और ये कहा जाएगा कि हिंदुत्व में जो सभी जातियां हैं उन सभी के साथ इंसाफ हो सके, उन सभी को उनके हक का जो उनका हक है वो उनको पूरी तरीके से मिल सके, चाहे वो शैक्षिक आधार पर हो, चाहे वो आर्थिक आधार पर हो। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने इस तरीके का प्रयास किया, ये जोखिम लिया और विपक्ष को एक तरीके से ये बताने की कोशिश की जाएगी उन सभाओं में, उन संघ की शाखाओं में, कि विपक्ष ने इससे मुद्दा जरूर बनाया, लेकिन उनकी मंशा कभी भी नहीं थी वो जातिगत इस पर काम हमने किया। सुरेंद्र दुबे जी प्लीज, मानस जी अपनी बात पूरी करें प्लीज। जी हाँ, तो मैं यही कह रहा था कि वो एक तरीके का माहौल बनाने की कोशिश होगी इन सभाओं में, संघ की शाखाओं में, कि हिंदुओं
कि तमाम जातियों के लिए जो काम कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं, विपक्ष ने सिर्फ राजनीति की। लेकिन इसमें भी शक नहीं कि जब भी जातिगत जनगणना होगी, उसके आंकड़े जब आएंगे तो निश्चित तौर पर अलग अलग जातियों से अलग अलग तरीके की डिमांड्स उठेंगी और उसको पूरा कर पाना किसी भी सियासी दल के लिए, खासतौर से भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहद मुश्किल होगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी चाहे अगड़ा हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे दलित हो, चाहे वो अति दलित हो, अति पिछड़ा हो, वो तमाम जातियों को इस तरीके से एक अम्ब्रेला के नीचे रखना चाहती है जिसका नाम हिंदुत्व है, जिसमें सभी एक साथ समाहित हो जाए और उसका एकमुश्त वोट बैंक के तौर पर वो इस्तेमाल कर सके। लेकिन जातिगत जनगणना होने के बाद शायद एक बड़ी प्रॉब्लम उनके साथ ये खड़ी हो सकती है सियासी तौर पर। लेकिन फिलहाल ये अभी दूर की कौड़ी है। अभी तो सिर्फ कोशिश माहौल बनाने की हो रही है और उसी माहौल के बीच बिहार का भी चुनाव पार हो जाएगा और उसी माहौल के बीच उत्तर प्रदेश का भी विधानसभा चुनाव पार हो जाएगा। ये सुरेंद्र दुबे जी, ये बात आम आदमी को समझ में नहीं आती कि भाई जिस कैलकुलेशन के साथ बीजेपी यहाँ आगे बढ़ रही है, आनंद जी बता रहे हैं, सबको विदित है, समझ में आता है कि जातिगत जनगणना या जातिगत मुद्दे पर बीजेपी को कभी सफलता नहीं मिली है, जातियों के जोड़ तोड़ से नुकसान ही हुआ है। और ये सीधी सीधी बात है कि हिंदुत्व का एजेंडा बहुत ज्यादा बड़ा था तुलनात्मक रूप से, और उसी में उन्होंने देश को एकजुट करने की कोशिश भी की। अब लेकिन इस मुद्दे से बिहार इलेक्शन, यूपी इलेक्शन और उसके बाद आम चुनाव, सुरेंद्र दुबे जी, विपक्ष ने क्या कुछ कहाँ अपने आप को पाता है? विपक्ष को आप कहाँ देखते हैं बीजेपी की इस पूरी रणनीति के बीच? देखिए, हम इसको उल्टे रूप से देखते हैं। जो कांग्रेस के या स्पेशली राहुल गांधी के दबाव में बीजेपी को क्यों आना पड़ा जातिगत मुद्दे पर, इसके पहले लगातार ये लोग विरोध करते रहे कि साहब जाति में हम कैसे बांट देंगे, जाति की राजनीति करते। इनके हिंदुत्व का जो एजेंडा है उसकी धार जो है थोड़ा भोसरी होती जा रही है, क्योंकि 11 साल से आप उसी एजेंडे को चला रहे हैं और उसके जो हिंदू मुस्लिम जो सांप्रदायिक तनाव वो भी बीच में आ जाता है। तो जब इनको लगा कि हिंदुत्व की धार हमारी कमजोर पड़ रही है तो 24 के अनुभव से उन्होंने सीखा कि यार ये जातिगत जनगणना वाला मामला अगर ये ट्रम्प कार्ड कांग्रेस के हाथ में रहेगा, ये बच्ची दलों के हाथ में, तो हमारे लिए समस्या हो सकती है। तो फिर उन्होंने उसको रीथिंक किया और ये हुआ कि कहने के, और अभी मैं इसको बिल्कुल कहने के लिए मान रहा हूं, मैं बिल्कुल कन्विंस हूं कि ये अगले 10 साल तक कोई जातिगत जनगणना और गणना नहीं होने वाली। वो तो जनगणना में ही लंबा समय लगता है। अभी जितनी बात है तो अभी बीजेपी कोशिश कर रही कि ऑपरेशन सिंदूर और जातिगत जनगणना की बैंडबाजी कि हम जातीय सर्वेक्षण कराएंगे, क्योंकि बिहार में मामला आप जानते हैं, आरजेडी जाति पर ही आधारित पार्टी, हालांकि इनके नीतीश कुमार भी एक खास जाति कुर्मी के नेता समझे जाते हैं, हालांकि उनका वोट परसेंट बहुत कम है, लेकिन वो नीतीश कहेंगे कि हम ही ने शुरुआत की थी और इसको आप कोई डिनाई नहीं कर सकता कि उन्होंने सर्वेक्षण कराया और एक पूरा जल्दी जल्दी एक माहौल बनाया कि देखो हम ये कर रहे हैं, अब हम क्या करें, और कोर्ट टेस्ट भी कर दिया बाद में। गलत तो भाई केंद्र सरकार, ये हमको ही मालूम है। जैसे उत्तर प्रदेश में न जाने कितने बार उत्तर प्रदेश के विभाजन का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश विधानसभा पारित हो गया, जबकि सरकार को मालूम है कि वो विधानसभा नहीं कर सकती, वो केंद्र के पास जाएगा, केंद्र तय करेगा कि विभाजन होगा कि नहीं। तो ये एक पॉलिटिकल ट्रिक्स है, गांव है। और ठीक है, आप कहती जनता नहीं समझती, जनता बहुत सी चीजें नहीं समझ रही है, ये हम आप समझ रहे हैं, आप समझ रहे हैं। अगर जनता समझ रही होती तो क्या ये हिंदू मुस्लिम का एजेंडा चल रहा होता? नहीं चल रहा होता ना। जनता नहीं समझ रही, इसीलिए उसको समझाने के लिए बीजेपी लगातार जातिगत आरक्षण की बात कर रही। लेकिन मेरा ऐसा मामला न 25 में होगी, न 26-27 का चुनाव भी उत्तर प्रदेश का हो सकता है। उस समय हो सकता है कह दें कि अब हमने इतने एक बोर्ड बना दिया है और अब उसमें क्या कहते हैं इतने एम्प्लॉय वो नियुक्त कर दिए। जनगणना निदेशालय में बाकायदा कर्मचारी नियुक्त करने पड़ते, तो लंबा काम है। वो जो सरकारी कर्मचारी उनसे पार्ट टाइम अब नहीं करा सकते, उसमें काफी काम होता है।
मुझे याद है एक जनगणना निदेशालय यहाँ उत्तर प्रदेश में, हम जहाँ यूनाई में थे, उसके बाहर एक बड़ा बड़ी जनगणना निदेशालय था, अब वो बंद हो गया वर्षों से। तो वो इतना आसान नहीं है, लेकिन ठीक है, राजनीति है और जात की है, और जात की राजनीति सारे लोग करते हैं। कोई भी अगर इस देश में कहता कि हम जात की राजनीति नहीं करते, तो मैं समझता हूँ कि वो उससे झूठा कोई आदमी नहीं है। भाई जब जी, हमारी जाति है, हम लिख रहे हैं कि हम ब्राह्मण हैं, तो हम कैसे नहीं राजनीति करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। कुल मिलाकर जो तस्वीर समझ में आ रही है वो ये कि जातिगत जनगणना के नाम पर इस बार सत्तारूढ़ केंद्र सरकार जो है वो देश के अलग अलग राज्यों में, खास करके अभी बिहार और उत्तर प्रदेश में होने वाले राज्यों के चुनाव को कहीं ना कहीं एक राजनीतिक निशाना है। हालांकि पार्टी का और केंद्र सरकार का साफ कहना है कि केंद्र सरकार की तरफ से जेपी नड्डा का स्टेटमेंट है कि वो जातीय राजनीति में बिल्कुल भरोसा नहीं करते हैं। इस देश की जनता इस बात को समझे कि जो सरकार पिछले 11 साल से इस देश के आम आदमी के लिए काम कर रही है, वो जिस जातिगत जनगणना में विश्वास नहीं करती, जातीय राजनीति में विश्वास नहीं करती, उसमें क्यों इतनी ज्यादा इस सरकार की इतनी बड़ी पैसा और पूंजी लगाने की तैयारी कर रही है। इसका मतलब कहीं ना कहीं उसमें केंद्र सरकार का, सत्तारूढ़ सरकार का कोई हित छिपा हुआ है। वो हित है जातिगत राजनीति के नाम पर वोट बटोरने का, और वो कितना सफल कब हो पाता है। हालांकि हमारे खास मेहमानों का साफ कहना है कि जातिगत जनगणना के आंकड़े केंद्र सरकार पेश कर पाएगी, ये भी बहुत दूर की पौड़ी है। दिल्ली अभी बहुत दूर है, उससे पहले बिहार और उत्तर प्रदेश है। कितना पहुंच पाते हैं वहां पर पटना और लखनऊ, यही देखना दिलचस्प होगा। लेकिन आने वाले दिनों में सियासत और ज्यादा होगी और कई बार हम जातिगत जनगणना के अलग अलग पहलुओं पर चर्चा करेंगे, समझेंगे किस राजनीतिक दल को कितना फायदा इससे हमारी जनता, आम आदमी पहुंचाना चाहती है, पहुंचा रही है। जब तक आम आदमी अपने मुद्दों पर केंद्रित नहीं होगा, तब तक राजनीतिक दल और सत्ता उन्हें इसी तरह से उलझाए रखेगी। न्यूज़ 24 में अभी मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।